किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, निदेशालय पशुपालन विभाग देहरादून में। और आज हम आपसे पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों और टीकाकरण के संबंध में बातचीत करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर वशिष्ठ, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय चल रहा है, अभी बरसात है और बरसात अब ढलान पर है, धीरे धीरे करके बरसात समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में कौन सी बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं? देखिए, अगर हम उत्तराखंड के परिवेश की बात करें तो खासतौर से जो हमारे हिल्स हैं, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, अभी भी बरसात वहाँ पर काफी ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर खुरिया, FMD, इसके अलावा HS, जिसको हेमरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं, BQ, ब्लैक वाटर, जिसको लंगड़िया बुखार के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा बरसातों में कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे थेनेला, मेस्टाइटिस, साल्मोनेलोसिस, कोलीबेसिलोसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीमारियां एनिमल्स को प्रकोप में लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी। जी, तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना होगा? देखिए, इस सीजन में सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है कि जो एनिमल पाले जा रहे हैं उनको सही तरीके से रखें, उनका प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करें। ऐसी जगह पर पशुओं को बांधें जहां पर पानी का जमाव ना हो पाए। शेड ऐसी जगह हो जहां पर पानी ना रुकता हो, या शेड में किसी तरह का भी कोई लीकेज ना हो, पानी शेड से अंदर ना आता हो। तो इस तरह की चीजों का तो बेहद ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दाना शेड के अंदर आप जमा करके रखते हैं, उनका भंडारण करके रखते हैं, उसको ऐसी जगह ना रखें जहां पर पानी हो, जहां पर वो पानी के कांटेक्ट में आए। बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ एरिया में उसको रखें ताकि पशुओं को खाने के टाइम बहुत सारे इन्फेक्शन वो दाने से या खाने से ना मिले। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं, आप पूछेंगे तो एक एक करके मैं बताऊं। तो ये आपने बताया कि नमी से बचना है और पानी से, और खास तौर से खाते समय जो अनाज हम दे रहे हैं उसको, या जो का आहार है उससे, और दूषित पानी से बीमारियां फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि यदि खुरिया रोग की हम बात करें, खुरपका, मुंह पका, इसके लिए सरकार की बड़ी वृहद योजना रहती है। इस समय सरकार किस तरह से इस बीमारी से निपटने के लिए हमारे किसान साथियों को मदद कर रही है? देखिए, खुरिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरे भारतवर्ष में जिसका प्रकोप है। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ खुरिया नाम की बीमारी से 20,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए बहुत होता है। और इससे जो होने वाले नुकसान है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से होते हैं। पैसे का भी लॉस होता है और साथ में जो काश्तकार है उसका बहुत तरीके से नुकसान होता है। एनिमल का दुग्ध उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो पशु है उसकी जो चलने फिरने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और भी बहुत तरीके से पशुओं को नुकसान होता है, दवाइयों पे खर्चा होता है। तो इस तरीके से खुरिया का बहुत बड़ा नुकसान है पूरे देश में। अब इस खुरिया को रोकने का हमारी भारत सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि पूरी बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 2019 में एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया, FMDCP के नाम से जिसको जाना जाता है। आज की तारीख में उसको NADCP के नाम से जानते हैं। 2019 में इसको शुरू किया गया और फेजेस में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स में इसको किया गया। आज NADCP कार्यक्रम लगभग पूरे भारतवर्ष में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में चलाया जा रहा है, और जिसके लिए पशुपालन विभाग उत्तराखंड पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अभी तक हमने पिछले साल लगभग 27 लाख एनिमल का टोटल वैक्सीनेशन करना था, जिसमें हमने 20,22,000 एनिमल्स का वैक्सीनेशन पिछले साल किया है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, गांव-गांव में जाना, घर-घर में जाना और हर एनिमल को इंडिविजुअली, एक-एक एनिमल को वैक्सीनेट करना, टीकाकरण करना, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी पशुपालन विभाग की टीम पूरे जोर के साथ लगी है और आने वाले समय में जैसे ही हमको टीके उपलब्ध होते हैं तो हम दोबारा से NADCP कार्यक्रम में लग जाएंगे। जी, तो ये आपने कहा कि बहुत ही कठिन काम है गांव-गांव तक पहुंचना और प्रत्येक जानवर को टीकाकरण करना, और पशुपालन विभाग लगातार इसमें सहयोग कर रहा है और दिन रात एक करके आप लोग इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्या किसान भाई इसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनका सहयोग रहता है? देखिए, टीकाकरण करना वो भी फील्ड कंडीशन में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कई बार हमें लोगों को समझाना पड़ता है, पशुपालन विभाग की टीम जब गांव में जाती है तो लोगों को समझाना पड़ता है कि टीका किस लिए जरूरी है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर से जो पशुओं का प्रबंधन किया जाता है वो एक परिपाटी के रूप में किया जाता है, एक ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी खुरिया का टीका लगवाया ही नहीं, या फिर टीके के बारे में उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि टीका लगाने के बाद दूध कम हो जाता है, टीका लगाने के बाद जो एनिमल है शायद वो बीमार
पड़ जाए, उसको बुखार हो जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं उनसे निपटना पशुपालन विभाग की टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का भरसक प्रयास है कि हम गांव में जाते हैं। सबसे पहले वहां पे जो गांव के प्रधान होते हैं, जो अग्रणी लोग हैं, जो वहां के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको बता देते हैं कि आज हम टीकाकरण के लिए आएंगे। उसके बाद पूरी खबर गांव में फैल जाती है और लगभग सारे एनिमल्स को कोशिश होती है कि उनमें टीकाकरण कर दिया जाए। कई बार एक एनिमल को टीका लगाने में ही आधा घंटा लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एनिमल कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि एनिमल अभ्यस्त नहीं है अच्छी तरीके से कि उसको कंट्रोल किया जाए, रेस्ट्रेन किया जाए, उसको अच्छे से पकड़ा जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पशुपालन विभाग की टीम के कई मेंबर कई बार जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा से लगते हैं, फिर दोबारा काम करते हैं और हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि टीकाकरण करना बेहद ही अनिवार्य है। जी, यदि ये टीकाकरण की प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया में पशुपालक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो पशुपालक का यही है कि उसको पशुपालन विभाग की टीम अगर गांव में गई है तो वो उसको सहयोग करे, वो आज्ञा दे, बताए और एक तरह से सहमति दे कि हमारे पशुओं में टीकाकरण किया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब टीकाकरण किया जाता है तो टीकाकरण करने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान एनिमल को पकड़ना है, एनिमल को टीका भी लगाना है, जो निडिल है उससे जो है उसको टीका भी लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में जब पशुपालन की टीम वहां पहुंचे तो वहां पर एनिमल को पकड़ने के लिए अगर लोग उपस्थित हैं, घर के लोग हैं, 2-4 लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा जो पशुपालक है वो अपना आधार कार्ड अपने साथ रखे, अपना टेलीफोन नंबर साथ रखे, क्योंकि जब भी टीकाकरण किया जाता है तो हर एनिमल का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है या रजिस्टर्ड एनिमल में दोबारा से टीका किया जाता है। तो हो सकता है कि एनिमल रजिस्टर्ड ना हो तो उसके कान में टैग भी लगाया जाएगा और साथ में टीका भी लगाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टैगिंग के लिए भी पशुपालक को तैयार रहना होगा और टैगिंग की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैगिंग करना और कराना दोनों ही पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरा सभी पशुपालक भाइयों बहनों से यही निवेदन है कि अपने एनिमल्स को रजिस्टर कराएं, टैगिंग कराएं और साथ साथ जो है टीकाकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर लें। आधार कार्ड साथ रखें, टेलीफोन नंबर साथ रखें और ऐसा टेलीफोन नंबर दें जो चालू हो, जो चलता हुआ हो। ऐसा ना हो कि 2-3 दिन के बाद वो नंबर बदल जाए। कई बार भारत सरकार की तरफ से फोन जाता है और वो उसको मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि फोन ही नहीं मिलता या वो फोन नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। तो इस तरह की बातों का ध्यान जरूर रखना। डॉक्टर वशिष्ठ, आपने बताया कि कई किसान भाइयों के मन में कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह की बातें होती हैं जिसे हम भ्रांतियां कहते हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास आप किस तरह से करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एनिमल को टीके के बाद जो है बुखार आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपने जब टीकाकरण किया तो उस दिन या उसके अगले दिन पशु में बुखार आ जाता। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो निश्चित रूप से जो नजदीक के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और बुखार की दवाई देने के बाद वो 1-2 दिन में जो पशु होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कांटेक्ट करें, एक एक पशुपालक से हम संपर्क साधें। इसके लिए हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। हम अखबार के माध्यम से या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कई इस तरह के जितने भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम उनके माध्यम से इस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का एक अलग सेक्शन है और उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, यदि हम खुरिया रोग की बात करें तो सरकार द्वारा वृहद योजना चलाई जा रही है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी अन्य बीमारियां हैं जिनसे बचाव के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए, कब और क्यों किया जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से खुरिया इंपॉर्टेंट है, खुरिया बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान खुरिया से होता है। ऐसे ही बहुत सारी और बीमारियां हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं HS, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया से लगभग 100 करोड़ का नुकसान सालाना पूरे देश में। इस तरह से एक और बीमारी है BQ से ब्लैक वाटर, इसकी वजह से भी काफी नुकसान होता है। और ये बीमारियां ऐसी हैं, BQ और HS, इसमें इलाज करने का भी टाइम नहीं मिलता। कई बार तो जो है 24 घंटे के अंदर ही एनिमल की डेथ हो जाती है और कई सारे एनिमल पूरे एरिया में अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि टाइमली वैक्सीनेशन करा लिया जाए। खासतौर से बरसात से पहले HS और BQ के लिए आप टीकाकरण करा सकते हैं। ये सारे टीके हर पशु चिकित्सालय में पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वहां पर अगर आप संपर्क साधेंगे तो निश्चित रूप से जो पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम है उसके द्वारा आपके एनिमल्स में टीकाकरण कर दिया जाएगा। साल में एक बार BQ
और एचएस का टीकाकरण किया जाता है, और एफएमडी का टीकाकरण वो साल में 2 बार किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं? जी, निश्चित रूप से ये जो टीके हैं इनकी पशुपालन विभाग द्वारा एक सूक्ष्म लेवी ली जाती है, जैसे एचएस की और बीक्यू की। एफएमडी का जो टीका है वो बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके लिए वृहद कार्यक्रम एनएडीसीपी, जैसा मैंने पहले बताया, ये चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इसमें काफी मदद दी जाती है। इंजेक्शन से लेके, नीडल से लेके और बहुत सारी चीजें वो सारी उपलब्ध कराई जाती है। टीका जो उपलब्ध कराने का काम है वो भी भारत सरकार का। तो इसमें काफी पैसा जो है, लगभग 12,500 करोड़ रुपए वो भारत सरकार ने इस एफएमडी कंट्रोल के लिए खर्च करने का सोचा है। और चूंकि पैसा भारत सरकार ने अच्छा खासा दिया हुआ है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, जब हम किसानों की आय दोगुना करने की बात करते हैं और आप बता रहे हैं कि खुरिया रोग से ही 20,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान पूरे भारत को होता है, तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, एक बार टीकाकरण के बाद कितने समय तक इन टीकों की प्रभावशीलता रहती है? जैसा कि मैंने बताया कि खुरिया का प्रकोप जो है लगभग भारतवर्ष में हर जगह है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें खुरिया का टीकाकरण किया जाना है। समय से टीकाकरण करवाना और समय से उनकी सीरो सर्विलेंस करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम पशुपालन विभाग का होता है। एक बार अगर एनिमल को टीकाकरण दिया जाता है तो 6 महीने के बाद उसका टीकाकरण दोबारा से किया जाना जरूरी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार टीकाकरण कर लिया जाए तो वो एनिमल खुरिया से बच जाएगा। इसके लिए दोबारा टीकाकरण कराना होगा। इसके बाद दोबारा 6 महीने के बाद फिर टीकाकरण कराना होगा, फिर 6 महीने के बाद टीकाकरण कराना होगा। लगभग 6 से 7 बार जब आपके पशु में टीकाकरण हो जाएगा, तब हम ये मान के चलेंगे कि अब पशु को खुरिया नहीं होगी। लेकिन इससे पहले टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है, और वो भी 6-6 महीने के अंतराल। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? देखिए, मैं सभी किसान भाइयों से एक ही गुजारिश करूंगा कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण के कार्यक्रम की जो उपयोगिता है उसको समझें। क्यों टीकाकरण कराना जरूरी है इस बात को समझें। जब भी पशुपालन विभाग की टीम आपके द्वार तक आती है तो निश्चित रूप से पशुपालन विभाग की टीम का पूरा सहयोग करें। ऐसा ना करें कि आपके गांव में अगर 100 एनिमल हैं तो उसमें 60 एनिमल को टीका लगा, 40 को नहीं लगा। हमारी सारी एक्सरसाइज, सारा जो मेहनत है वो एक तरह से बेकार हो जाती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर किसी गाँव में 100 एनिमल है तो 100 के 100 एनिमल में टीकाकरण हो और टाइमली टीकाकरण हो। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ऐसे एनिमल जरूर होंगे, पशु जरूर होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे, जो गर्भ धारण किए हुए होंगे। तो कई बार ऐसे एनिमल को हम छोड़ देते हैं, या बच्चे जो छोटे उम्र के होते हैं, जो 4 माह से नीचे के बच्चे होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो बड़े होंगे या जो पशु गर्भ धारण किया है और आने वाले समय में उसने बच्चा दे दिया है, तो ऐसी कंडीशन में ये पशुपालक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने इन छूटे हुए पशुओं का टीकाकरण दोबारा से, नॉट दोबारा, लेकिन हाँ, इन छूटे हुए एनिमल्स का, पशुओं का टीकाकरण आवश्यक रूप से करा ले। इसकी सूचना आप पशु चिकित्सा अधिकारी जो आपके संबंधित क्षेत्र के उनको जरूर दें। तो डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे किसान साथियों के साथ साझा की कि बीमारियों से रोकथाम और बचाव के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी है, खुरिया रोग कितना खतरनाक है, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को ये नुकसान पहुंचाता है, और किन बातों का खास तौर से टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए, और पशुपालन विभाग किस तरह से योजना बनाकर इस रोग से निपटने का कार्य कर रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।